नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो आज हम एनसीईआरटी के जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स हमने ऐसे बनाया है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और समझ में आया चैप्टर तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक कौन था और ये जो कि हम लोग जानते हैं कि एक अनोखा सम्राट है और इसने युद्ध का त्याग क्यों किया इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सम्राट अशोक था वो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है। ठीक है, सबसे महानतम राजाओं जो थे उनमें से एक माना जाता है सम्राट अशोक को। ठीक है, अशोक जो था वो मतलब कि एक प्रसिद्ध सम्राट था और एक महान सम्राट था, महान राजा था। ठीक है, जो इनके निर्देश थे वो कई सारे स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, जो सम्राट अपना निर्देश देते थे उसको स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पे शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अशोक के दादाजी थे उन्होंने 2300 साल पहले की थी। ठीक है, मतलब कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे जहाँ के वो राजा थे उसकी स्थापना उन्होंने नहीं बल्कि उनके दादाजी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे 2300 साल पहले इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन करते थे तो चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य या कौटिल्य करते थे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी माना जाता है चाणक्य या कौटिल्य को। ठीक है, चाणक्य के जो विचार थे उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस किताब में इनके विचार मिलते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन करते थे चाणक्य, इनके विचार कहाँ मिले हैं अर्थशास्त्र किताब में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है तो चाणक्य या कौटिल्य ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य किसके दादाजी थे तो अशोक के। ठीक है, तो उस टाइम जिस साम्राज्य की स्थापना करते थे उसे हम लोग वंश के नाम से जानते थे। ठीक है, जैसे कि क्या होता था ना कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे कि मतलब राजा का बेटा ही अगर राजा बनता है तो उसे एक ही वंश का कहा गया। ठीक है, तो मौर्य वंश जो था जो हम लोग पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की और उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार शासक बना, फिर बिंदुसार का बेटा है अशोक। इस तरह से अशोक के दादाजी हुए चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बारे में हम अभी पढ़े हैं कि इन्होंने ही उस साम्राज्य की स्थापना की थी, अर्थात जिस साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी उसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। और मौर्य वंश के जो प्रमुख राजा थे तो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके बेटे का नाम है बिंदुसार और तीसरा है अशोक। ठीक है, तो मौर्य वंश के जो सबसे प्रमुख राजा थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों मतलब कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब राजा का बेटा ही राजा बना है। ठीक है, और इस साम्राज्य में जो मौर्य वंश का साम्राज्य था उसमें बहुत से नगर थे। ठीक है, जिन्हें हम मैप के जरिए आगे देखेंगे। तो इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थी। इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाने के रास्ते में पड़ता था। ठीक है, वो मार्ग है जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रास्ते में पड़ता है। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत के राज्य में पड़ता है उज्जैन, और तक्षशिला उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के
आने जाने का मार्ग था। ठीक है, और इस नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार सभी रहा करते थे। साम्राज्य जो था ना वो बहुत बड़े क्षेत्रों में, मतलब कि किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे इस साम्राज्य में। और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि वो अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। देखिए, ये है इंडिया का मैप, जिसमें हम ये देखेंगे। आप लोग इसे बना लीजिएगा और इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। मौर्य वंश के प्रमुख नगर अभिलेख हैं इसमें। ठीक है, मौर्य वंश के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है इसमें। तो जो ये मतलब येलो टाइप में है, ये जो हाईलाइटर किया गया है ये अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख हैं, और जो इस तरह से है वो महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जैसे ये अशोक के शिलालेख अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कौशाम्बी, कलसी, मेरठ, टोपड़ा, मनसेरा, कंधार, ब्रह्मगिरी, सोपड़ा, पनगुड़िया, सांची इत्यादि, ये सब। ठीक है, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ज़रूर बना लीजिएगा। मैप के जरिए सब समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे आप याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख के प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, तो इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, राज्य जो था ना वो साम्राज्य से भिन्न होता है। राज्य साम्राज्य से भिन्न होता है। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और इसलिए साम्राज्य की रक्षा करने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। मतलब कि जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, इलाका थे, उस पर राजा का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के जितने गांव, शहर जो भी थे, उनके किसान, पशुपालक, व्यापारियों को से कर इकट्ठा करके, मतलब टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन अधिकारियों को सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से मतलब दूसरी जगह घूमते रहते थे, जो कि संदेशवाहक, जो ये संदेशवाहक भी राजा नियुक्त करता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो इन सबसे ऊपर जो सबके ऊपर मतलब सम्राट था, जो कि राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण रखता था। मतलब कि वो अधिकारी नियुक्त करते थे उस टाइम राजा, और इन सभी चीज़ों पर जो नियंत्रण रखते थे, जैसे कि गांव और शहर के किसानों, पशुपालक, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करना है, फिर उनके कार्यकलापों पर नज़र रखना, इन सब की सहायता से ये नियंत्रण रखता था। ठीक है, साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे प्रांत थे या क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला और मतलब कि तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जो साम्राज्य के भीतर जो छोटे छोटे प्रांत या क्षेत्र थे, उनके ऊपर शासन कैसे किया जाता था, तो तक्षशिला, उज्जैन प्रांतीय राजधानियों के द्वारा इनके ऊपर शासन किया जाता था। ठीक है, कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल या मतलब गवर्नर नियुक्ति करके भेजा जाता था। राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त करके भेजा जाता था नियंत्रण रखने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियम को ही माना जाता था। साम्राज्य जो था वो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। इनके इलाकों में मौर्य शासक
सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य साम्राज्य के जो इलाके थे मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। या मतलब कि जो मार्ग और नदियां थी वही तो आने जाने के लिए इम्पोर्टेंट थी। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव यह है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या है इसको देखेंगे। नजराना एक प्रकार से मतलब कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब कि जैसे हम टैक्स को डेली मतलब एक रेगुलरिटी के साथ इकट्ठा करते थे, तो वही नजराना क्या होता है कि अनियमित रूप से जब संभव हो इकट्ठा किया जाता है। नजराना जब भी संभव हो और इसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, अनियमित रूप से इसे इकट्ठा किया जाता है। जो स्वेच्छा से इसे देते थे, प्रायः ऐसे लोगों के लिए मतलब ये किया जाता था जो स्वेच्छा से इसे देते थे। टैक्स पे देखिए नजराना के लिए कोई दबाव नहीं था, लेकिन टैक्स का नियमित रूप से है कि टैक्स देना ही है, लेकिन नजराना अपनी इच्छा से देना होता था। ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मतलब कि जो पश्चिम एशिया था वहाँ के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर थे, वहीं का राजदूत है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का। कहाँ किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था तो इसने जो कुछ भी वहाँ देखा उसका मतलब विवरण दिया है। ठीक है। उसका विवरण का एक अंश है कि जैसे कि सम्राट का जनता के मतलब जब राजा जनता के सामने आते थे, जैसे किसी शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, उन्हें राजा को एक पालकी में ले जाया जाता था। उनके बॉडीगार्ड सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खान पान के पहले खास नौकर उनके खाने को चखते थे। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब कि जो राजा थे इसीलिए वो प्रसिद्ध थे कि जब वो आते थे तो एक जैसे लगती थी कि शोभा यात्रा निकल रही है, किसी की शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत ही धूमधाम से उनकी एंट्री होती थी। उनके जो बॉडीगार्ड थे वो सोने चांदी से अलंकृत हाथिया पर सवार रहते थे, पैरों को लेकर चलते थे। और कभी भी जब राजा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे कि कहीं उसमें कोई कुछ मिला तो नहीं दिया है, क्योंकि वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि उनकी हत्या करने की कोई कोशिश ना करे। और वो लगातार 2 कमरों में एक ही कमरों में 2 दिन तक से ज़्यादा सोते भी नहीं थे। ठीक है। फिर से अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि जो अशोक है वो मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक है। ठीक है। ये सब जितने हम लोग राजा के बारे में पढ़े हैं वो सब मौर्य वंश के ही राजाओं के बारे में पढ़े हैं कि उस टाइम राजा कैसे आते थे। ठीक है। तो मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक कौन है? अशोक। इनकी जो ज़्यादातर अभिलेख है वो प्राकृत भाषा या ब्राह्मणी लिपि में मिली हुई है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में मिली है, मतलब उसी लिपि में उन्होंने लिखा ही है तो उसी में मिली है। अशोक का जो हमने पढ़ा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कलिंग युद्ध। हालांकि इन्होंने कलिंग युद्ध से इनकार कर दिया था, मतलब कि इनके मन परिवर्तन हो गया था, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो कलिंग है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। ठीक है। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग।
कलिंग को जीतने के लिए अशोक युद्ध करना चाहते थे। चाहते क्या थे? हालांकि उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में जो हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा अर्थात नफरत हो गई, मतलब वो युद्ध करने से इनकार कर दिए, युद्ध में मतलब युद्ध से वो त्याग दिए। ठीक है, तो कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने धम्म करने की नीति को अपनाया। धम्म, ठीक है, धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म जो धम्म है वो धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, धर्म का प्राकृत रूप है। जैसे कि क्या हुआ ना कि उनके एक अभिलेख में ही अशोक की यह बात मिलती है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अशोक कहते हैं कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, इन्होंने एक संदेश के लिए यह अभिलेख उत्कीर्ण किया था और इसी अभिलेख में से उनका मिला था कि कलिंग युद्ध के बारे में। अब जानेंगे कि जो अशोक ने कहा था कि धम्म का नियम का पालन करेंगे, तो धम्म क्या है? देखिए, धम्म में मतलब कि जो अशोक का धम्म है वो किसी देवी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म में किसी भी देवी देवता की पूजा और किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। याद रखिएगा लोग, अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और वो चाहते थे कि वो भी अपनी प्रजा को वैसी ही शिक्षा दे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। तब अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात अधिकारियों की नियुक्ति की, जो अलग अलग जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। मतलब कि वो अपनी धम्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात के अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, अशोक ने अपने कई संदेश कई स्थानों और शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। मतलब उस टाइम कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस टाइम शिलालेख या फिर अभिलेख को पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके अधिकारियों को ये आदेश था कि वो लोग पढ़ के सुनाए। इसी प्रकार अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे कि उनका शिक्षा की प्रचार प्रसार हो सके। धम्म की शिक्षा का प्रचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खदवाए, विश्राम गृह बनवाए, जानवर और मनुष्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी दी। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए अशोक ने एक संदेश भी दिया है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। लोग विभिन्न अवसरों का अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं।
अर्थात वो कहते हैं कि जो भी हम लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो कोई कर्मकांड किसी काम के नहीं है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी है। ये अन्य प्रकार की अब रीतियाँ क्या हैं ये देखें। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना ही अन्य रीतियाँ हैं। इस तो अशोक ने ये संदेश दिया कि कर्मकांड किसी काम का नहीं है, बल्कि इसके बदले वो लोग दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें। ठीक है, ये अशोक का संदेश था। अब यहाँ से अशोक का चैप्टर तो खत्म होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको हम लोग देखेंगे कि लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य वंश का पतन हो गया। इसके बाद अन्य जगहों पर कई नई राज्यों का उदय हुआ। जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो बहुत सारी अलग अलग जगह पर कई नई राज्यों का उदय हुआ। इसको देखेंगे कि पश्चिमोत्तर में करीब 100 वर्षों तक हिंद भवन राजाओं का शासन था। इसके बाद पश्चिमोत्तर में उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशिया में लोगों का शासन रहा। इसके बाद शक भी आए जो कि मध्य एशिया में लोगों का शासन रहा। शक एवं गुप्त शासकों को पराजय नहीं मिली, बाकी 500 वर्षों तक रहे वो। शकों के बाद कुषाण का शासन आया। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी शॉर्ट में चर्चा कर दे रहे हैं। उत्तर तथा मध्य भारत में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। फिर सातवाहन 400 वर्षों तक चला। पश्चिम एवं मध्य भारत में वाकाटक वंश स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच कौन कौन से शासक हैं? चोल, चेरो, चालुक्य, पांडवों ने शासन किया। पल्लव एवं चालुक्य ने 1500 साल पहले शासन किया। इनकी जानकारियाँ कैसे मिली? सिक्के, पांडुलिपि और पुस्तकों से मिली है। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, नोट्स भी अच्छे लगे होंगे। नोट्स की PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। इस तरह से आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू।